माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले महीने तो सारे गुजर गए हमारे फेस्टिव सीजन में। पहले दशहरा, फिर दीपावली, और आज देखिए छठ खत्म हुआ है। व्यस्तता तो काफ़ी थी। हम भी सोच रहे थे कि भाई स्टूडेंट लाइफ में हमने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, अब सेक्रीफाइस करने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने पूरे महीने एंजॉय किया है। आप तो अपने सतत कार्यक्रम में लगे हुए होंगे। चलिए मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपक्षय अथवा अपक्षरण अर्थात वेदरिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखिए इसमें मैंने टॉपिक्स क्या क्या कवर किया है। सो देखिए वेदरिंग क्या होता है ना, व्हाट इज वेदरिंग। फिर उसके टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग में जैसे कि फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा केमिकल वेदरिंग, जिसको हम रासायनिक अपक्षय भी कहते हैं। और तीसरा थर्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको हम जैविक अपक्षय भी कहते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वेदरिंग है। वेदरिंग में क्या है कि मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं मतलब स्टैटिक एक्टिविटीज द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं। इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में चट्टानों का विघटन मतलब डिसइंटीग्रेशन तथा अपघटन की क्रियाएं सम्मिलित हैं। अपघटन जिसको डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। विघटन में चट्टानें बलकृत शक्तियों द्वारा चटककर टूट जाती हैं। बलकृत शक्तियों द्वारा का मतलब होता है कि जैसे कि चट्टानों का आपस में मतलब कि इनके टुकड़ों का आपस में जुड़ना और फिर इनका दूर जाना, फिर जुड़ना, फिर दूर जाना, ये बलकृत शक्तियाँ कहलाती हैं। इनके द्वारा चटक कर टूट फूट जाती हैं और अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन में रासायनिक क्रिया द्वारा चूर्ण बन जाती हैं। ठीक है, तो विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है। स्थानांतरण मतलब अपवाहन नहीं होता है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, मतलब कि चट्टानी जो चूर्ण होते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर वो जाकर शिफ्ट नहीं करते हैं, वो बल्कि अपने स्थान पे ही बने रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें समझाई गई है, ये जो मोती हैं, इनको मैं पिरो करके स्पार्क्स जो विद्वान हैं वो महोदय के शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। कालांतर में ये शामिल हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग भी। ठीक है, कालांतरण में ये बायोलॉजिकल वेदरिंग भी इसमें शामिल हो गया। चलिए अब देखिए वेदरिंग आप समझ गए। तो वेदरिंग में आपने क्या सीखा? फाइनली आपने सीखा कि प्राकृतिक कारक द्वारा एक ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकली टूटने के बाद अपने स्थान पर ही बने रहना वेदरिंग कहलाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है। चलिए तो अब देखिए टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या चीज़ है। आप ऐसे समझिए कि अपक्षय मतलब वेदरिंग मुख्यतः मौसम के तत्वों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य भी निरंतर चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। अतः अपक्षय टोटली 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया फिजिकल,
और मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको हम भौतिक या आंतरिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा केमिकल वेदरिंग, जिसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको जैविक अपक्षय कहते हैं। अब बात ये आती है कि भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को हम कैसे समझें। तो देखिए, इसको समझने का तरीका, इसमें एक्चुअली 3 बातें शामिल होती है। सूर्यताप, जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं, जो कि मदद करती है भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय के लिए। मतलब कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, चट्टानों का टूटना फूटना और वहीं पे बनाए रखने में सूर्यताप कैसे मदद करती है। दूसरा है पाला, मतलब फ्रॉस्ट। पाला कैसे तोड़फोड़ करता है चट्टानों को और फिर वहीं पर बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा है दाब मुक्ति, मतलब प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज क्या ऐसा चीज़ है जो कि चट्टानों को तोड़फोड़ तो देता है, लेकिन वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, और ये भौतिक तथा यांत्रिक अपक्षय का एक बढ़िया एजेंट है। तो चलिए सूर्यताप को समझते हैं। आइसोलेशन, सूर्यताप द्वारा चट्टानों के अपक्षय का कार्य शुष्क, मतलब जहां बारिश नहीं होती है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इन प्रदेशों में दिन के समय में तापमान अधिक हो जाता है और रात्रि के समय नीचे गिर जाता है। आप राजस्थान में भी देखिए, आप जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे आप प्योर डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो वहाँ आप देखिए कि सुबह गर्मी कितनी हो जाती है और रात को हमें चादर ओढ़ना पड़ता है या पतला कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो ये नेचर है शुष्क और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का। तो चलिए, इसका कारण यह है कि इन प्रदेशों में दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है और रात्रि के समय नीचे गिर जाता है। अतः दिन में अधिक तापमान के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात्रि के समय तापमान में कमी आ जाने से चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। तो चट्टानों के इस प्रकार फैलने तथा सिकुड़ने से उनमें तनाव टेंशन उत्पन्न होता है तथा दरारें पड़ जाती हैं, ब्रिज पड़ जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने को पिंड विच्छेदन को हम कहेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा, अब ये होता क्यों है, देखिए इसको समझा रहा हूँ कि कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होती है। जब हम चट्टान पढ़ा रहे थे आपको, तो मैंने कहा भी था कि रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, लेकिन सारे चट्टान एक ही तरह के मिनरल्स का कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। हर चट्टानी टुकड़े अलग अलग रिसोर्सेस उनमें होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो कई चट्टानें विभिन्न खनिजों द्वारा निर्मित होते हैं और ताप के प्रभावाधीन विभिन्न मात्रा में फैलती तथा सिकुड़ती रहती हैं। मतलब कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको फैलने या सिकुड़ने का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे से। कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि फैलने तथा सिकुड़ने से चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती हैं। ये थोड़ा समय नहीं लगता इनमें सैकड़ों साल भी लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं। इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कणी कमय विघटन, और इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख दूं, आपको आसानी हो जाएगी। इसको देखिए, कहते हैं हिंदी में कणी कमय विघटन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलें तो हम बोलते हैं इसको
ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है? तो चट्टानें जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं ये सूर्यातप की वजह से, तो उसको हम कणिकामय विघटन या ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर बंदूकों के चलने की सी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब चटकने की आवाज़ आती है, वो इतनी तेज होती है। ये आवाज़ें चट्टानों के टूटने से उत्पन्न होती है। कुछ चट्टानें ऊष्मा की उत्तम चालक, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती। कुछ चट्टानें ऊष्मा की गुड कंडक्टर नहीं होती, अतः इन चट्टानों का ऊपरी भाग शीघ्र ही गर्म हो जाता है जबकि भीतरी भाग ठंडा ही रह जाता है। इस प्रकार ऊपरी परत फैलकर भीतरी भाग से अलग हो जाती है और टूट कर चूर चूर हो जाती है। चट्टानों की ऊपरी परतें ठीक उसी प्रकार से नष्ट होती हैं जैसे प्याज से छिलके उतारे जाते हैं। इस क्रिया को पल्लवीकरण अथवा अपसल्कन या इंग्लिश में कहें तो एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इनको चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए जैसे मैंने इसके पहले आपको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताया था, मतलब पिंड विच्छेदन। बहुत सिंपल है। देखिए इसमें करना क्या है, पहले एक ब्लॉक बनाइए, जैसे कि आपने एक ब्लॉक बना दिया ऐसे। ये ब्लॉक क्या है? ये चट्टान का ब्लॉक है, राइट। अब क्या हुआ, सूर्यातप की वजह से, आइसोलेशन की वजह से ये चट्टानों में दरार आ गया। ठीक है, अब चट्टानों में दरार आने की वजह से क्या हुआ, कालांतर में यह चट्टान, ये जो ब्लॉक है ये आपका ऐसे होके आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब बीच में जो दरार पड़ा उसमें थोड़ी दूरी उसकी वजह से आई और दूसरा जो है ब्लॉक वो इस तरीके से आ गया। ठीक है, बीच में गैप आ गया, तो ये क्या कहलाया, पिंड विच्छेदन। क्या कहेंगे इसको, पिंड विच्छेदन, मतलब ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये क्लियर है? ये हो गया आपका ये, और ये जो है वो इधर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा जो मैंने कहा अपसल्कन अथवा पल्लवीकरण, मतलब एक्सफोलिएशन। अब इसको मैं बता देता हूं। देखिए जैसे कि ये चट्टान है, अब ये जो चट्टान है इसमें क्या हुआ कि ये सारे हार्ड रॉक्स हैं और कुछ सॉफ्ट रॉक हैं, आपस में मिले हुए हैं। लेकिन जब सूर्यातप का प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ कि इसका जो अपर पार्ट है एक छिलके के रूप में बाहर निकल गया, क्योंकि अंदरूनी पार्ट पे इसका असर बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि चट्टानें बहुत मोटी हैं बाय द वे। तो ऊपर का पार्ट ये छिलके के रूप में अंदर के पार्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये अपसल्कन हुआ, जैसे प्याज के छिलके ऊपर निकाल देते हैं, नीचे हार्ड रह जाता है। सेकंड टॉपिक है जो भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को प्रभावित करता है, वो है फ्रॉस्ट, मतलब पाला। ऊंचे अक्षांशों तथा हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पाला चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है। दिन के समय चट्टानों के दरारों में जल भर जाता है और रात्रि के समय हिमांक से कम होने के कारण, 0 डिग्री से कम होने के कारण चट्टानें फिर से वो पानी है वो जम जाता है। जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। 9 घन सेंटीमीटर जल
जब जमकर बर्फ में परिवर्तित होता है, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब वो 10 घन सेंटीमीटर स्थान घेरता है, मतलब लगभग 1 घन सेंटीमीटर ज़्यादा वो अपना आयतन बढ़ा देता है। इससे चट्टानों पर लगभग 15 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर चट्टानें टूट फूट जाती हैं और दरारों का आकार बड़ा हो जाता है। देखिए, इसको 2-3 बार सुनिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और दरारों का आकार बड़ा हो जाता है। अगले दिन अधिक जल इन दरारों में प्रवेश कर सकता है और जमना पिघलना ये प्रक्रिया चलता रहता है, मतलब फ्रीज थॉ। ठीक है, इसलिए इसको फ्रीज थॉ भी कहते हैं। फ्रीज थॉ मतलब FREEZE हाइफन दीजिए THAW, फ्रीज थॉ। इससे मैं चित्र के द्वारा भी समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये चट्टान है, कॉम्बिनेशन हो गया चट्टान का। दिन में सूरज के प्रभाव की वजह से ये क्या हो गया, ये पानी के रूप में है, पाला। ठीक है, ये डे टाइम की बात हो गई। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है, रात्रि के समय में क्या हुआ, रात्रि के समय में यही जो चट्टान है वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया, पाला में कन्वर्ट हो गया। अब पाला में जैसे कन्वर्ट हुआ, तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव मेथड से कि 9 घन सेंटीमीटर जल जब जमकर बर्फ में परिवर्तन होता है, तब वो 10 घन सेंटीमीटर स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कर रहा है और वेट भी इससे ज़्यादा इधर हो गया, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, चट्टानें चटक रही हैं और अपने स्थान पर बनी हुई हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अपवाहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, चट्टानें अपनी जगह पर बनी रहती हैं। ये भी क्लियर है आपको। अब तीसरा जो है वो है दाब मुक्ति, जिसको हम प्रेशर रिलीज कहते हैं। देखिए, भूपृष्ठ के निचले भाग में आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें प्रचंड मतलब अत्यधिक दाब के कारण संकुचित अवस्था में रहती हैं। ठीक है, ऊपर से काफ़ी प्रेशर होता है। अपरदन के कारण जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं, तो नीचे की चट्टान को दाब से मुक्ति मिल जाती है। इस दाब मुक्ति के कारण यह चट्टानें थोड़ा सा फैल जाती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इस प्रकार दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का विघटन होता है। इस क्रिया द्वारा मुख्यतः ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी स्थूल चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी था, दाब मुक्ति। ये था आपका फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। क्लियर। अब सेकंड जो है आपका रासायनिक अपक्षय है। देखिए, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें जल द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण सक्रिय होते हैं। रासायनिक अपक्षय अधिकतर उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में होता है। इसके कई कारक हैं। देखिए, ऑक्सीकरण है, कार्बोनीकरण है, जल योजन है, जिसको हम क्रमशः ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, जनरल भाषा में कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो बारिश में के जल में बहुत सारी शुद्धताएं भी होती हैं और अशुद्धताएं भी होती हैं। अशुद्धता अपने आप में एक केमिकल है। वही केमिकल वाटर जब चट्टानों के बीच में जम जाते हैं तो वो चट्टानों को आपस में खुरचते रहते हैं, और वो खुरचना और उनका टूटना फूटना और अपने जगह पर बने रहना ही रासायनिक अपक्षय है। अब इनको और भी
तोड़ करके आपको छोटे छोटे टुकड़े में आपको समझाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ये रासायनिक अपक्षय का एक टाइप है जिसको हम समझाते हैं आपको कि ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर, सेलों मतलब चट्टानों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौह युक्त सेलों को ऑक्साइडों के रूप में बदल देता है और लोहे में जंग लग जाता है। इस प्रकार लोहा युक्त चट्टानें जो होती हैं वो भूरभूरी होकर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि चट्टानों में जो मिनरल होता है, अगर वो चट्टानें जो हैं उसमें मिनरल जो है लोहे के रूप में है, लोहे मतलब आयरन, आयरन मतलब Fe, ठीक है, जिसका 26 होता है आपका एटॉमिक नंबर। वो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रभाव में आ करके ऑक्सीडेशन जब उनका होता है तो वो उनमें जंग लग जाता है, और जैसे जंग लगता है वो धीरे धीरे वो चट्टानें टूट करके वो आसपास में रह जाती हैं, बनी रहती हैं, और ये एक तरह का रासायनिक अपक्षय हुआ। क्लियर। सेकंड है कार्बोनीकरण, कार्बोनेशन इंग्लिश में। जब जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉरी आप ऐसे समझे कि जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बोनीकरण कहते हैं। मतलब कार्बन के इफेक्ट से टूटना फूटना कार्बोनीकरण, ऑक्सीजन से के प्रभाव से टूटना फूटना ऑक्सीडेशन। अब चलिए फिर वापस समझते हैं कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण। तो जल में जब घुला हुआ कार्बन होता है और वो चट्टानों पर प्रभाव डालता है और उनको खुरसता है, तोड़ता है, फोड़ता है, तो उनको कार्बोनीकरण कहते हैं। कार्बन जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, मतलब कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। यह एसिड चूना युक्त चट्टानों को शीघ्र ही घोल डालता है। बहुत सारी चट्टानें हैं जिनमें चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, और इस CaCO3 को कार्बोनिक एसिड बड़े आराम से घोल लेता है अपने आप में और उस चट्टान को नष्ट कर देता है, तोड़ फोड़ देता है। ठीक है। भूमिगत जल चूना पत्थर के प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अपक्षय करता है। अनुमान है कि आर्द्र जलवायु में कार्बोनीकरण द्वारा चूना पत्थर प्रदेशों में भूतल प्रति 1000 वर्षों में लगभग 5 सेंटीमीटर नीचा हो जाता है, 5 सेंटीमीटर कट जाता है। ठीक है। फिर तीसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे चट्टानों को काटता छाटता है, अपक्षय करता है। जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती हैं तो इसे जलयोजन या हाइड्रेशन कहते हैं। कितना मजेदार हो गया। ऑक्सीजन की वजह से जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ऑक्सीकरण कहलाया, जब कार्बन की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ चट्टानों का तो वो कार्बोनेशन कहलाया, और जब जल हाइड्रोजन गैस की वजह से जब हुआ तो हाइड्रेशन कहलाया। अब देखिए भूपटल में कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को सोखने के बाद फूल जाते हैं और भारी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दबाव के कारण चट्टानें टूट फूट जाती हैं और उनका रंग रूप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेल्सपार, मतलब कि फेल्डपार, FELDSPER, फेल्सपार इस क्रिया द्वारा केओलिन में परिवर्तित हो जाती है। फेल्सपार किस में परिवर्तित हो गया? केओलिन में। किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन गैस की वजह से। और जब परिवर्तित हुआ केओलिन तो केओलिन कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हो गया, वहीं पर रह गया। तो केओलिन क्या हुआ? फेल्सपार का टूटा फूटा केमिकली परिवर्तित फॉर्म हुआ, और ये डिसइंटीग्रेशन का बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, बल्कि केमिकल वेदरिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर आ गया आपका जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या चीज़ होता है?
जैसे कि जैविक अपक्षय में जीव जंतु, वनस्पति तथा स्वयं मनुष्य का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? तो जीव जंतु कैसे इफेक्ट करते हैं? भूपटल पर लाखों प्रकार के जीव जंतु जैसे चूहे, केंचुए, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, बिच्छू, बिज्जू, चींटियाँ, दीमक, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं चट्टानों को काट कर बिल बना लेते हैं। इसमें चट्टानें दुर्बल होकर विखंडित हो जाती हैं। आर्थर होम्स के अनुसार प्रति एकड़ मिट्टी में लगभग 1,50,000 केंचुए हो सकते हैं, जो एक वर्ष में 10 से 15 टन चट्टानों को बारीक मिट्टी बनाकर नीचे से ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन का एक एग्जांपल हुआ है। कैसा डिसइंटीग्रेशन का? बायोलॉजिकल वेदरिंग का। सेकंड, वनस्पति कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, कई पेड़ पौधे चट्टानों को दरारों में उग जाते हैं। अब बढ़ने के साथ साथ इस दरारों को और भी अधिक चौड़ा कर देते हैं। इससे चट्टानों की दरारें अधिक चौड़ी हो जाती हैं और चट्टानें टूट फूट जाती हैं। ऑब्वियस है, जैसे कि प्लांट ओरिजिनेट हुआ, तो जब प्लांट ओरिजिनेट हुआ तो उस समय इसके जो ट्रंक थे ये ज़्यादा चौड़े नहीं थे, लेकिन एक तो उनको वाटर सप्लाई होता रहा ऊपर से, मतलब नेचर से, और इनके ट्रंक जो हैं, जड़ जो हैं, वो फैलते चले गए। उनके फैलने से और उनके चौड़े होने से चट्टानें चटकी, टूटी और वहीं पर बनी रहीं। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल में मनुष्य कैसे पीछे रह सकता है? देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए खाने मतलब माइंस खोदता रहता है, सुरंगें बनाता रहता है, भवन निर्माण करता रहता है, चट्टानों को यही चीज़ें सो तोड़ते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं अपक्षय का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर अपक्षय, जिसमें मैंने और कुछ समझाने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ समझाया क्या है अपक्षय कि क्या चीज़ होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, और आप बहुत इजी वे में इसको समझ गए हैं। बस 2 बार 4 बार दोहराइए और इसको अपना बना लीजिए। और प्लीज़ मैं आपको फिर से कहूँ कि आप भी मुझे अपना बना लीजिए। आप सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि इस लेक्चर्स को देखें, समझें और प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स।